हेलो बच्चों। तो आपका चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो इसमें आप सोचोगे ये एसिड बेस सॉल्ट होते क्या है। तो 9th में आपने कंपाउंड पढ़े होंगे। तो कंपाउंड को मेजरली 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो आपको थोड़ा सा पहले पता होना चाहिए ये एसिड क्या है, बेस क्या है। तो नॉर्मली अभी मैं ऐसे बता रही हूँ, फिर आगे आप पढ़ोगे इसके बारे में। एसिड क्या होता है कि जो H+ आयन दे और वो खट्टे होते हैं टेस्ट में, ओके। और बेस क्या होते हैं जो OH- आयन दे वाटर के अंदर, ठीक है। ये मैं डिटेल में आगे बताऊंगी, अभी इसलिए ऐसे ही बताया है कि जो OH- आयन दे वाटर के अंदर वो बेस होते हैं और वो होते हैं बिटर, मतलब कड़वे होते हैं। बाकी हम इनको बाद में पढ़ेंगे। इससे पहले जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है वो है इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है? ये इंडिकेटर एक डाई होगी, मतलब डाई होती है जो कि कलर देती है हमें कि एसिड में अगर हम एसिड में डालेंगे तो कोई ना कोई कलर देगी, बेस में डालेंगे कोई ना कोई कलर देगी, जिससे हमें क्या पता लग जाएगा कि वो एसिड है या बेस है। तो बेसिकली ये इंडिकेटर टेस्ट देता है किसके लिए? एसिड एंड बेस के लिए, ओके। तो इंडिकेटर जो होता है हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर और एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। जो ये नेचुरल इंडिकेटर होता है मतलब हमें नेचर से मिला होगा, नेचुरली मतलब नेचर से मिला होगा। अब ये जो नेचुरल इंडिकेटर है इसमें आता है लिटमस। इस लिटमस को आपने कहाँ से ऑब्टेन किया होगा? लिटमस को आपने थैलोफाइटा प्लांट डिवीजन से, कहाँ से? थैलोफाइटा प्लांट डिवीजन से। जो बायो में इंटरेस्ट लेते होंगे उन्हें पता होगा। और वहां थैलोफाइटा प्लांट डिवीजन में लाइकेन प्लांट से लिटमस को ऑब्टेन किया गया और फिर इस लाइकेन प्लांट से पेपर बनाए गए जिन्हें बोला गया लिटमस पेपर। और वो लिटमस पेपर अगर तुमसे पूछे उस लिटमस का न्यूट्रल कलर क्या होता है तो हम बताएंगे पर्पल, मतलब नॉर्मली उसका कलर क्या है? पर्पल। लेकिन हमने उसके 2 पेपर बनाए, एक था ब्लू लिटमस पेपर और एक था रेड लिटमस पेपर। अब अगर हम एसिड डालते हैं ब्लू लिटमस पेपर पे तो ये एसिड ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और अगर रेड लिटमस पेपर पे हमने बेस डाला तो ये किस में चेंज कर देगा? ब्लू में। तो हमें इस बात से क्या समझ आई बात कि एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करेगा और बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करेगा, ओके। तो अगर आपसे पूछा क्या कि अगर आप बेस डालो किस पे? ब्लू लिटमस पेपर पे, तो कोई चेंज नहीं है ना, नो चेंज लिखोगे। इसी तरह ऐसे पूछा कि अगर रेड लिटमस पेपर पे एसिड डालोगे तो नो चेंज। बात क्या याद रखनी है कि जो एसिड होगा वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा, बेस होगा वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करेगा, ओके। अब हम आगे पढ़ते हैं। नेचुरल हो गया, ये नेचुरल इंडिकेटर आपने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं मैन मेड इंडिकेटर, मतलब जिन्हें इंसानों ने बनाया है उन्हें बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। इसमें आते हैं हमारे 2, एक तो फिनोल्फ्थलीन और एक आता है मिथाइल ऑरेंज, ओके। तो फिनोल्फ्थलीन का न्यूट्रल कलर, मतलब ये हमें जैसा दिखता है इसका कैसा कलर होता है? तो इसका होता है कलरलेस कलर, मतलब कलरलेस होता है, बिल्कुल कोई कलर नहीं होता। जैसे पानी का कलर होता है इसी तरह ये हमें दिखाई देगा। अगर हम इस फिनोल्फ्थलीन में एसिड डालेंगे तो ये कलरलेस ही रहता है, और अगर हम इसमें बेस डालेंगे तो ये कैसा कलर देता है? पिंक कलर देता है। कैसा कलर देगा? पिंक कलर देगा, ओके। उसके बाद हम पढ़ते हैं मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का जो न्यूट्रल कलर होता है वो क्या होता है? ऑरेंज। और एसिड में ये कैसा कलर देता है? रेड। कैसा कलर देगा? रेड। और बेस में ये कैसा कलर देगा? येलो। तो हमें क्या याद रखना है? फिनोल्फ्थलीन कलरलेस है, एसिड में कैसा कलर देगा? कलरलेस ही रहेगा। बेस में ये कैसा कलर देगा? पिंक। मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा? ऑरेंज। एसिड में कौन सा कलर देगा? वो रेड। बेस में कौन सा कलर देगा? वो येलो, ओके। तो ये तुमने लिटमस पढ़ लिया, फिनोल्फ्थलीन पढ़ लिया, मिथाइल ऑरेंज पढ़ लिया। इसके आगे हम चलते हैं। उसके बाद आता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है कि जिसमें हम स्मेल करके बता सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। इसके 2 मेन एग्जांपल होते हैं, अनियन और वनीला एक्सट्रैक्ट। वनीला आइसक्रीम तो खाई होगी आपने,
तो ये जो अनियन और वनीला एक्सट्रैक्ट है ये एसिड में स्मेल देते हैं, मतलब इनकी जो स्मेल होती है वो एसिड में आएगी और बेस में इनकी स्मेल नहीं आती। सो आपको ऐसे पता लग जाएगा, अगर क्वेश्चन में ऐसे बोला कि स्मेल गायब हो गई, वैनिश हो गई, तो मतलब क्या है, उसमें बेस होगा, और अगर स्मेल आ रही होगी तो वो उसमें क्या होगा, एसिड होगा। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बस 2 एग्जांपल है, अनियन और वनीला एक्सट्रैक्ट। ठीक है, बस ये और अनियन और वनीला एक्सट्रैक्ट ही ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं, और कोई नहीं होता। और क्वेश्चन भी इनसे पूछे जाएंगे। बस आपको क्या याद रखना है, एसिड में इनकी स्मेल आती है, बेस में इनकी स्मेल नहीं आती है। जैसे घर में कोई सब्जी बनी तो उसमें टमाटो में एसिड होता है, तो टमाटो में हमने एसिड होता है, तो सब्जी बनी तो बेसिक और नॉर्मल सी बात है, स्मेल तो आएगी। ऐसे मतलब अनियन की स्मेल आती है सब्जी में, आपने देखा होगा, तो इससे पता लग जाता है कि उस सब्जी में एसिड है। तो ये हमारा किसके बारे में था, एक पूरा इंडिकेटर के बारे में ओवरव्यू था, जिससे काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे फिनोल्फ्थलीन से काफी पूछा गया है, तो आपको ये बस थोड़ा याद रखना है, याद भी कुछ नहीं, बस याद रखना। ब्लू लिटमस पेपर पे एसिड डालेंगे तो वो ब्लू से रेड में चेंज हो जाता है, और अगर रेड लिटमस पेपर पे बेस डालते हैं तो वो ब्लू में चेंज हो जाता है। फिनोल्फ्थलीन कलरलेस होता है, एसिड में कलरलेस ही रहता है, बेस में पिंक देता है वो कलर, और मिथाइल ऑरेंज का न्यूट्रल कलर ऑरेंज होता है, एसिड में कैसा कलर देगा वो, रेड, और बेस में येलो। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जिससे स्मेल करके पता लग सके, स्मेल मतलब ऑर्डर भी बोलते हैं, कभी आप कंफ्यूज हो, स्मेल को ऑर्डर भी बोलते हैं। तो जिसमें ऑर्डर आएगी मतलब उसमें एसिड है, और जिसमें ऑर्डर नहीं आएगी वो क्या है, बेस है उसमें। ओके, तो ये पूरा एक टॉपिक था इंडिकेटर का। अब हम आगे डिटेल में आगे चलते हैं। तो अब हम पहले एसिड के बारे में पढ़ेंगे। तो एसिड एक केमिकल सब्सटेंस है जिसका खट्टा टेस्ट होता है, और वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा, अभी आपने पढ़ा इंडिकेटर में। ओके, तो एसिड जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड। तो जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो क्या होते हैं कि जो हमें प्लांट और एनिमल से मिले, जिनको हम खा सकते हैं, है ना, तो जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, तो वो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड, है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए कि किसमें कौन सा एसिड होता है। जैसे लेमन में सिट्रिक एसिड, और ऑरेंज में भी सिट्रिक एसिड। और ये आप कैसे याद करोगे, जैसे घर पे आप लेमन देखा आपने, ऑरेंज देखा, तो आप बोलोगे नहीं इसमें मम्मा सिट्रिक एसिड है। ओके, तो टमाटो देखा तो बोलोगे कि इसमें कौन सा एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है। इस तरह याद होंगी ये। और कर्ड, तुम्हें बोलना अपनी मम्मा से कि मुझे कर्ड खानी है, तो आप फिर उसमें बताओगे कर्ड मतलब दही, तो दही में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। विनेगर मीन्स सिरका, सिरके में कौन सा एसिड होगा, लैक्टिक एसिड, वो एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड का नेम फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। और ये आपसे से पूछा जाएगा इट इज अ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसलिए ये फॉर्मूला हमें अभी यहीं पे याद रखना है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, CH3COOH। और आंट स्टिंग और नेटल लीफ के अंदर कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड एंड मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH, ठीक है, इसे फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। और जो टैमेरिन और अनराइप ग्रेप्स, खट्टे अंगूर जो होते हैं, और जो इमली होती है, उसके अंदर कोई पूछे कि भाई बताओ कौन सा एसिड होता है, तो उसमें होता है टार्टेरिक एसिड। कौन सा, टार्टेरिक एसिड। तो जब भी आप इमली देखोगे तो आप बोलना कि इसमें तो भाई टार्टेरिक एसिड है, लेमन देखा सिट्रिक एसिड है। ओके, तो इस तरह आप ये चीजें याद रखोगे। कर्ड देखी, विनेगर देखा, एसिडिक एसिड, वो ऐसे याद होंगे। घर पे आप देखना कि मम्मा इसके अंदर कौन सा एसिड है, ये ऐसे इस तरह से बताना उन्हें भी अपने घर में कि इसमें ये वाला एसिड होता है, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ना, इन्हें हम वीक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। तो तुमसे क्वेश्चन काफी पूछे जाएंगे कि वीक एसिड कौन है, तो तुम्हें पता होना चाहिए सारे जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक एसिड होता है। अब आगे चलते हैं, मिनरल एसिड क्या होता है। मिनरल एसिड वो होते हैं जो हमें अर्थ की क्रस्ट से मिले हैं, मतलब धरती के अंदर से जो मिले हैं। तो इसमें आता है HCl, इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
H2SO4 इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 इसका नाम होता है नाइट्रिक एसिड और H2CO3 होता है कार्बोनिक एसिड। अब ये वाला जो कार्बोनिक एसिड है ये रेन वाटर और कोल्ड ड्रिंक में मिलता है। याद रखना, जब भी बारिश होगी तो तुम बोलना कि रेन वाटर में कौन सा एसिड होता है, तो बताना कार्बोनिक एसिड H2CO3। और कोल्ड ड्रिंक के अंदर भी कौन सा एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड। तो लेकिन एक चीज है, इसे तो हम खा लेते हैं, मतलब इसे बारिश का पानी भी पी लेते हैं और कोल्ड ड्रिंक तो आप पीते ही होंगे। तो ये जो कार्बोनिक एसिड होता है ये वीक एसिड होता है, ये एक एक्सेप्शन है। तो ये आप याद रखोगे कि बस मिनरल एसिड में से कार्बोनिक एसिड ऐसा होता है कि जो वीक है, बाकी ये सारे स्ट्रॉन्ग होंगे, है ना, सब स्ट्रॉन्ग होंगे। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, ये पूछा जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, वीक एसिड कौन है, तो आप इनसे पता लगा सकते हो। तुम्हें याद रखना है ये तीन जो लिखे हैं ये क्या है, स्ट्रॉन्ग, बाकी जितने बचे सब वीक। ओके, अब इसमें आपको क्या याद रखना है, एक होता है कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड और एक होता है डाइल्यूट। इसके बारे में अभी बताने वाली हूँ इससे नेक्स्ट में। तो कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, बहुत ज्यादा, तुम्हारी डेथ भी हो सकती है, इतनी हार्मफुल होते हैं, बिल्कुल जला देंगे तुम्हारा फेस वगैरह सब कुछ, क्लॉथ वगैरह सब कुछ बर्न हो जाएगा। और जो ये डाइल्यूट मिनरल एसिड होते हैं ये तुम्हारे लिए लेस हार्मफुल होते हैं। ओके, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। अभी मैं आपको ये कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट का मतलब समझाने वाली हूँ। अब हम पढ़ेंगे आपको अभी कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड और डाइल्यूटेड मिनरल एसिड मैंने बोला था, तो इसका मैं बताने वाली हूँ कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है और डाइल्यूटेड एसिड क्या होता है। कंसंट्रेटेड मीन्स जिसमें पानी बहुत ज्यादा कम हो, मतलब वो गाढ़ा हो और क्या हो, गाढ़ा हो और डेंस हो ज्यादा। तो तुम याद रखोगे कंसंट्रेटेड मीन्स क्या, जिसमें पानी कम हो, और डाइल्यूटेड मीन्स क्या, जिसमें पानी ज्यादा हो, मीन्स ये क्या हो, पतला ज्यादा हो। जो पतला एसिड होगा वो तुम्हें पता है वो कम हार्म करेगा, लेकिन जो कंसंट्रेटेड एसिड होगा वो तुम्हें बहुत ज्यादा हार्म करेगा, बहुत ज्यादा। तो तुम इस बात से समझ गए होंगे कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है और डाइल्यूटेड एसिड क्या होता है। कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर बहुत ज्यादा कम होता है और डाइल्यूटेड एसिड में वाटर बहुत ज्यादा होता है एसिड में। अब हमें क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है कि अगर हमें कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करना है तो तब हमें क्या करना चाहिए। डाइल्यूट करने के लिए क्या करोगे, पानी तो डालोगे, किसी चीज को पतला करना है, पतला करना है तो क्या डालोगे, पानी डालोगे। तो ये बोल रहा है कि किसको पतला करना है, कंसंट्रेटेड एसिड को, है ना, कंसंट्रेटेड एसिड को तुम्हें क्या करना है, पतला करना है। तो उसके लिए तुम क्या करोगे, एसिड में पानी डाल दोगे, तेजाब जो होता है ना, तेजाब एसिड उसकी बात हो रही है, तो इससे एसिड में पानी डाल दोगे या फिर पानी में एसिड डाल दोगे। ये आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगर आप कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर डालोगे ना, गलती से भी आपने ये काम किया, तो वो आपके सीधा फेस पे फ्लैश होगा और क्लॉथ वगैरह सब बर्न हो जाएंगे। तो आपको क्या नहीं करना, ये चीज कभी नहीं करनी। मतलब क्या नहीं करना, एसिड में कभी भी पानी को नहीं डालना है। अगर आप डालोगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, हीट इवॉल्व हो जाएगी, जिससे आपको बहुत ज्यादा हार्म होगा। तो कभी भी डाइल्यूट करने के लिए आपको कभी भी एसिड में वाटर नहीं डालना है, वाटर में एसिड को डालना है और कॉन्टिन्यूसली स्ट्रिंग करना है। वाटर में वाटर होगा उसमें एसिड डालोगे और उसे कॉन्टिन्यूसली स्ट्रिंग करोगे। ओके, तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। ये दोनों चीजें काफी पूछी गई हैं। आपका एमसीक्यू पेपर है, उसमें काफी इस तरह के क्वेश्चन होंगे। वहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा वर्डिंग पे कि क्या बोला जा रहा है। वाटर को एसिड में कभी नहीं डालना, वाटर में एसिड डालोगे, है ना, करने के लिए, किसको, डाइल्यूट करने के लिए। और ये बहुत सावधानी से किया जाता है काम, तो प्लीज आप इसको अच्छी तरह से समझ लेना और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। अब हमने कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड पे पढ़ लिया। अब सीधा हम डायरेक्ट आएंगे किस पे,
प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पे। ओके, तो इसमें हम सबसे पहले प्रॉपर्टी वही खट्टे होते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेंगे, और जो एसिड का सॉल्यूशन होता है ना वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। आपको पता होगा बैटरों में एसिड डले होते हैं, जो आपके घर में इन्वर्टर बैटरे हैं वो वाले बैटरों में एसिड ही होता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इसलिए इनको बैटरों में भी डाला जाता है। तो ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और अगर पूछा जाए इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करते हैं, तो एसिड H+ आयन देते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए आयंस का मूवमेंट होना ज़रूरी है, तो इसलिए ये इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ओके, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाएगा। बाकी आगे चलो, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है हमेशा सोल्ट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। और मेटल मीन्स पता होगा जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब क्या होते हैं तुम्हारे मेटल। और जब भी मेटल एसिड मैंने बताया है H2SO4 लिखोगे या HCl लिखोगे या HNO3 लिखोगे। ओके, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, एंड HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड। तो जब हम जिंक की रिएक्शन कराते हैं किसमें, एसिड में, तो हमें क्या पता है इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, H2 बाहर निकाल दो सिर्फ। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, MgH2SO4, तो क्या बन जाएगा, MgSO4 H2 बाहर निकाल दो। और आप याद रखना H2 को निकलने की जो आवाज आती है वो पॉप साउंड होता है, पटाखे जैसी आवाज आएगी। ओके, तो ये चीज आपको अच्छी तरह से याद रखनी है कि H2 कौन सा साउंड प्रोड्यूस करता है, और ये प्रॉपर्टी जरूर याद रखोगे, तभी आप कोई भी रिएक्शन कर पाओगे। तो आपने ये 4th प्रॉपर्टी पढ़ ली। अब आते हैं 5th प्रॉपर्टी पे। 5th प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सोल्ट, CO2 एंड वाटर। क्या बनता है, सोल्ट, CO2 और वाटर। अब ये कार्बोनेट से मतलब क्या है, मेटल तो समझ गए, ये सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, या जिंक, एल्यूमिनियम, ये सब मेटल होंगे। कार्बोनेट मीन्स CO3 और हाइड्रोजन कार्बोनेट मीन्स HCO3। ओके, ठीक। अब जब भी एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो हमारा क्या बनता है, सोल्ट बनेगा, CO2 बाहर, H2O बाहर। अब मैं आपसे पूछूं, जैसे मैंने लिखा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसकी मैंने रिएक्शन कराई HCl से, तो सेम चीजें बनेगी। मतलब क्या, NaCl लिख दो, CO2 बाहर और H2O बाहर, कुछ ज्यादा थोड़ी ना करना है। अब इसी तरह दूसरा में बोलो, जैसे मैंने लिया कैल्शियम कार्बोनेट, और इस कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन फिर मैंने HCl से कराई, तो क्या बनेगा, तुम्हें पता है CaCl2 बनाओ और CO2 बाहर और H2O बाहर। तो कभी भी तुम्हें ऐसा दिखे कि मेटल कार्बोनेट है और एसिड से रिएक्शन करा रहा है, तो तुम्हें सीधी सीधी ये रिएक्शन कर देनी है, CO2 बाहर करना है और H2O बाहर करना है। जो ये वाली रिएक्शन है तुम्हारी काफी पूछी गई है, कैल्शियम कार्बोनेट वाली, ये जो होता है तुम्हारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये तुम्हें पता होगा, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। ये जो CaCO3 है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको तो क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन। क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन। और जो ये है सोडियम कार्बोनेट, इसे क्या बोलते हैं, सोडा ऐश। क्या बोलते हैं, सोडा ऐश। तो तुम्हारी केमिस्ट्री में फॉर्मूले की बहुत डिमांड है, तो आपको ये तो करने ही पड़ेंगे। तो आपको ये प्रॉपर्टी याद करो, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे ऐसे तुम याद कर लो, देखना क्वेश्चन आप अपने आप बता दोगे आगे जाके। तो ये तुम्हें इस CO2 का खेल बहुत ज्यादा है। अभी आपने पढ़ा H2O का, पढ़ लिया आपने H2 क्या करेगा, इसी तरह ये CO2 के भी काफी यूजेस हैं, अभी मैं बताऊंगी इसको रब करके। तो ये रिएक्शन मैंने बोला था, याद रखना, मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट मतलब ये, मेटल मतलब ये। तो जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे क्या क्या बाहर जाएगा, CO2 और H2O बाहर जाएगा, और क्या बनेगा, CaCl2। अभी मैंने आपको बोला था ये जो CO2 है इसके काफी ज्यादा यूजेस हैं। पहला क्या है,
तो जो CO2 है ये क्या कर देती है, एक्सटिंग्विश करती है बर्निंग फायर को, एक्सटिंग्विश बर्निंग फायर को एक्सटिंग्विश कर देती है। और क्या काम है इसका, ये हमें कैसे पता लगेगा CO2 है, तो ये इफरवेरेंस प्रोड्यूस करती है, इफरवेरेंस जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं तो आपको पता होगा कैसी आवाज आती है, ऐसी आवाज आती है। तो इसका मतलब क्या है कि वो CO2 गैस निकल रही है उसमें से। ओके, तो आपको ये याद रखना है अच्छी तरह। CO2 क्या करती है, एक्सटिंग्विश करती है किसको, बर्निंग फायर को, बुझाना। जैसे कि हम कैंडल है, कैंडल में फूंक मारते हो, बर्थडे होता होगा फूंक मारते होंगे, तो हमारे माउथ से क्या निकल रही है, CO2 गैस निकल रही है वो, तो इसलिए वो बुझ जाती है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ये किसको, आग को बुझा दे देती है। इफरवेरेंस प्रोड्यूस करती है, याद रखना, शे वाली आवाज, शे, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हो तो उसमें जो आवाज आती है वो आपको CO2 की आती है, राइट। अब इसका एक और यूज होता है कि क्या, कि ये लाइम वाटर को मिल्की करती है, किसको, लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, राइट। तो अब आपको ये चीज पढ़नी है कि ये लाइम वाटर को मिल्की कैसे करती है, ये चीजें पढ़ाऊंगे। अब चलिए यहीं पर अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि जो ये CaO है, अब आपको पता होना चाहिए क्या है, ये होता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। और इस कैल्शियम ऑक्साइड का नेम क्या होता है, क्विकलाइम। क्या होता है, क्विकलाइम। मतलब ये क्या होती है, कली होती है, कली आपने देखी होगी। तो जब इस कली में हम क्या डालते हैं, पानी। तुम सपोज करो तुम्हें सफेदी करनी है, नया नया घर बनाया तो उसमें सफेदी करनी है, तुम कली लाए, कली में तुमने पानी डाला, जब तुमने पानी डाला तो ये बना CaOH का होल ट्वाइस। और अगर ये सॉलिड बनता है, अभी पहले इसका नाम लिखो, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड मतलब इसे OH को बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। तो जब हमने इसे पानी डाला तो ये बना, तो जब ये सॉलिड स्टेट में होगा तब इसे स्लेट लाइम बोलेंगे, और जब CaOH का होल ट्वाइस तुम्हारा लिक्विड स्टेट में होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, लाइम वाटर। क्या बोलेंगे, लाइम वाटर, राइट। तो ये रिएक्शन हो गई। इस वाली रिएक्शन में हीट इवॉल्व होगी, तो इसे आप याद रखना, इस रिएक्शन का एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। और पूछा जाएगा कि व्हाइट वॉशिंग के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज किया जाता है, व्हाइट वॉशिंग के लिए, तो व्हाइट वॉशिंग के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम जिसे कली बोलते हैं। जब पानी डाला तो स्लेट लाइम बनता है। अब हमें सफेदी करनी है, हमें तो लाइम वाटर बनाना है, तो हम तो ये लेंगे। अब इस लाइम वाटर से हमने पूरे चूने के पानी से हमने सारे घर में सफेदी कर दी। उसके बाद CO2 इन्वायरमेंट में हम CO2 छोड़ते हैं, तो वो CO2 इससे रिएक्ट करी। जब ये रिएक्ट करता है तो क्या होता है, तो बन जाता है CaCO3 और H2O बाहर चला जाता है। तो जो ये CaCO3 बना है ये हमारा होता है व्हाइट PPT। क्या होता है, व्हाइट PPT। और ये क्या होता है, इनसोल्यूबल इन वाटर। वाटर में क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है, इनसोल्यूबल इन वाटर, राइट। तो अब हम इसकी आगे बोलते हैं। अब इसमें हमने अभी मिल्की की बात करी है, मिल्की कैसे कर देता है। तो ये जो CO2 है, जब इसके साथ लाइम वाटर के साथ हम मिलाते हैं तो इसकी फॉर्मेशन होती है। इसकी फॉर्मेशन की वजह से लाइम वाटर किस में टर्न हो जाता है, लाइम वाटर टर्न इनटू मिल्की कलर, तो मिल्की। तो इसके बनने की वजह से हुई है और CO2 इसने पास कराई है, इस वजह से ये बना है, तब मिल्की हुआ है। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आएगा तो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा कि CO2 इसमें लाइम वाटर में गई है, तब CaCO3 बना, और CaCO3 बना तभी इसका क्या हुआ है, मिल्की कलर हुआ है। तो ओके, आपको ये चीजें अच्छी तरह से अब मुझे लग रहा है समझ आ गई होगी। अभी मिल्की कलर हो गया। तो जब हम इस CaCO3 में वाटर मिलाते चले जाते हैं, CO2 मिलाते चले जाते हैं, तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोजन
कार्बोनेट। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना है, मैं अपने आप नाम लिख लेना, टाइम वेस्ट होगा। ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बना है ये सोल्यूबल होगा वाटर में, सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में सोल्यूबल होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। CaCO3 तो इनसोल्यूबल होगा वाटर में, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होगा, सोल्यूबल। और अभी आपने यहाँ देखा था कि लाइम वाटर का कलर कैसा हो गया था, मिल्की। लेकिन जब हम वाटर मिलाते चले जाते हैं, CO2 को मिलाते चले जाते हैं, तो मिल्की कलर जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है, मिल्की कलर डिसअपियर हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। ओके, तो अभी मैंने जो 5th प्रॉपर्टी पढ़ाई थी उसमें मैंने बोला था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। अब इसका भी यूज बहुत पूछा जाएगा, भाई इनके नाम नहीं लिख रहे, खुद लिख लेना है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ये भी एक्सटिंग्विश करता है फायर को। एक्सटिंग्विश मतलब बुझा देना, एक्सटिंग्विश कर देता है किसको, बर्निंग फायर को। ओके, तो ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, बेकिंग सोडा, तो जब एसिडिटी हो जाती है तो हमें बोलते हैं सोडा ले लो। तो सोडा क्या करता है, एसिडिटी को कम कर देता है। तो ये जो बेकिंग सोडा है ये कैसे यूज किया जाता है, एज अ एंटासिड। एंटासिड मतलब ये हमें एसिडिटी से रिलीफ कराता है, एसिडिटी से रिलीफ पहुंचाता है। तो आपसे कोई पूछे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का कैसे यूज होता है, एज एंटासिड, और ये एक्सटिंग्विश करता है बर्निंग फायर को। ओके, तो ये वैसे भी यूज होता है बेकरी प्रोडक्ट वगैरह में। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। क्यों बता रही हूँ मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब कैल्शियम लाइमस्टोन, अब लाइमस्टोन कहाँ पाया जाता है, चौक में, मार्बल में। तो इन चीजों में, ये चौक, मार्बल, इन चीजों में कौन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और जो ये सफेदी करते हैं उसके बाद जो व्हाइट व्हाइट पपड़ी निकलती है, वो जो पपड़ी निकल रही है वो क्या होती है, क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। जो व्हाइट व्हाइट पपड़ी से निकलती है दीवार से, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। अब आता है क्विकलाइन, क्विकलाइन को हमें पता है कली, कैल्शियम ऑक्साइड कली। और अगर ये S लिखा हो तो स्लेट लाइम, और इसमें पानी हो तो ये क्या होगा, लाइम वाटर। ओके, और इसमें कुछ नहीं बचा। CO2 का यूज याद रखना, CO2 आपको बुझा देती है, लाइम वाटर को मिल्की करती है। लाइम वाटर मिल्की CaCO3 के बनने से होता है, ठीक है। तो इसमें और कुछ नहीं रहा। प्लीज आप जो भी इसमें मैंने चीजें बताई हैं उसको अच्छी तरह समझना। सो अब हम 6th प्रॉपर्टी पर आते हैं। 6th प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा सोल्ट इन वाटर बनेगा, और जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सोल्ट और वाटर बनता है। तो इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। कि जैसे कि हमने काफी ज्यादा एसिडिक फूड खा लिया, हमने पिज्जा, बर्गर, जितनी भी बाहर की चीजें थी, मोमोज वगैरह सब अच्छे से खाया, तो हमारे अंदर एसिडिटी बहुत ज्यादा हो गई। और एसिडिटी हो गई तो हम क्या लेते हैं, इनो बेसिकली, या स्टोर पे जाएंगे कि भैया दवाई दे दो, तो वो दवाई के रूप में हमें बेस देता है। और जब हम बेस को खाते हैं तो बेस क्या करता है, इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइज मतलब नॉर्मल कंडीशन में ला देता है। तो जब नॉर्मल कंडीशन में ले आता है तो हमारे अंदर सोल्ट बन जाता है और वाटर बनता है। तो जब सोल्ट और वाटर बन जाता है तो इसी रिएक्शन को हम बोल देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी मैं एग्जांपल दूं आपको, HCl जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है, जिसके पीछे OH, वो क्या है, बेस, और ये क्या है, एसिड। इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका दूसरा नेम आपको पता है, इसको बोलते हैं हम क्या, कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। तो जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में NaOH को मिलाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, सोल्ट और वाटर बाहर जाता है। सोल्ट मतलब अब इसमें क्या बनेगा, NaCl बाहर और H2O बाहर चला जाता है। तो तुम्हें सीधा सीधा यही याद रखना है। एक और देख लो, जैसे हमने HCl लिया और हम दे रहे हैं MgOH का होल ट्वाइस, और जब हमने इसकी रिएक्शन इससे कराई तो क्या बनेगा, MgCl2,
और H2O बाहर जाएगा। अब देखो इसका नाम क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड, तो इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है इसको हम बोलते हैं क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और एज एंटासिड यूज होता है ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दोनों एंटासिड की तरह यूज होता है, ये आपको याद रखना है। ओके, तो याद रखना ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सोल्ट एंड वाटर बनता है, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। बेस किसे बोलेंगे, जिसके पीछे OH हो उसको बेस बोलेंगे। तो इससे आप याद रखना, कोई इसमें प्रॉब्लम हो बताना। एंटासिड कौन से होते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे बेकिंग सोडा बोलते हैं, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब MgOH, ये भी एक एंटासिड है। और पूछा जाएगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है क्या, तो आप ये अच्छी तरह कर लो, ठीक है। अब इसके बाद एक दो प्रॉपर्टी और है एसिड के, फिर आगे चलते हैं। वैसे ये वाली प्रॉपर्टी सेम ही है, 7th प्रॉपर्टी, अगर मेटल के साथ ऑक्सीजन लगा हो या मेटल के साथ OH लगा हो तो वो बेस होते हैं। तो वही प्रॉपर्टी बैठ गई, ये बेस हो गया। बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा सोल्ट और वाटर बनता है। लेकिन ये वाली जो रिएक्शन है इसके क्वेश्चन काफी पूछे गए, ऐसे पूछेगा एक एक्स सब्सटेंस है जिसका कलर ब्लैक है और उसने ब्लू ग्रीन सब्सटेंस बनाया, तो रिएक्शन बताओ क्या थी। या कुछ बोल देगा कि एक्स सब्सटेंस ने एसिड के साथ रिएक्ट करा, ब्लू ग्रीन सब्सटेंस बताओ ये एक्स क्या था। तो तुम्हें याद रखना है CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है, ब्लैक, और ये एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो CuCl2 बनाता है, और CuCl2 का कलर कैसा होगा, ब्लू ग्रीन कलर होता है। ओके, तो ये रिएक्शन पूछी गई है, तो आप इसे अच्छी तरह से याद रखोगे उम्मीद करती हूँ। और ये कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉपर क्लोराइड और वाटर। ओके, तो एक्स सब्सटेंस ये जो CuO होता है इसका कलर ब्लैक होता है, और ये CuCl2 का क्या होता है, ब्लू ग्रीन कलर होता है। और बाकी ये जो AQ लिखा होता है, AQ मीन्स क्या होता है, एक्वस। एक्वस मीन्स क्या होता है, देखो एक होता है लिक्विड जिसके पीछे L लिखा होगा। लिक्विड हम उससे बोलते हैं जिसकी स्टेट ही होती है, जैसे पानी, पानी लिक्विड ही होता है। लेकिन एक्वस हम उसे बोलते हैं जब हम उसमें पानी मिलाकर उसे लिक्विड बनाते हैं, हम खुद उसे लिक्विड बना रहे हैं उसमें पानी डाल के, तो इसलिए उसे क्या बोलते हैं, एक्वस। जब हम किसी चीज में पानी खुद मिलाते हैं, उसकी स्टेट लिक्विड नहीं है, हमने उसकी स्टेट ऐसे बनाई है। ओके, सो हमने 7 प्रॉपर्टी पढ़ ली है एसिड की, आई होप आप ठीक से देख रहे होंगे। अब एक प्रॉपर्टी होती है कि एसिड का क्या होता है, कोरोसिव नेचर होता है। कोरोसिव मींस कि वो खराब कर देगा मेटल को भी, हमारी क्लोथ, हमें जब हमारी स्किन बिल्कुल खराब हो जाएगी, तो इसका जो नेचर होता है कोरोसिव होता है। इसलिए हम जनरली कंसंट्रेटेड एसिड तो अपने पास रखते ही नहीं है। जो कंसंट्रेटेड एसिड होता है, कंसंट्रेटेड एसिड मुझे पता है, तो आपको पता होगा कंसंट्रेट जिसमें पानी काफी कम हो, एसिड ही एसिड हो, तो वो तो आपके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल करेगा। ये काफी ज्यादा हार्मफुल होते हैं, वेरी हार्मफुल। क्यों हार्मफुल होते हैं, क्योंकि ये सारे कपड़े, हम बहुत ज्यादा मेटल को खा जाते हैं। ठीक है, कहीं भी एसिड पड़ा तो वो खा जाएंगे, अगर गलती से हाथ पे डल गया ना या खोखला हो जाएगा, इतना ज्यादा हार्मफुल होता है। तो कोरोसिव मतलब मेटल को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देना, लकड़ी को बिल्कुल डिस्ट्रॉय, कपड़े को बिल्कुल जला देना। तो ये इसका नेचर क्या होता है, कोरोसिव नेचर होता है। मेन जो होते हैं वो कौन से होते हैं हार्मफुल, हमारे HCl, H2SO4 और HNO3। ये कंसंट्रेटेड जब होंगे ये काफी ज्यादा हार्मफुल हैं, लेकिन कब हार्मफुल नहीं होंगे, जब इन्हें डाइल्यूट हमने कर दिया होगा। ओके, तो ये आपको याद रखना। और इसी में अगर आप याद रख लो तो बेस में भी मैंने बताया बेस कौन से होते हैं, जिसके पीछे OH लिखा हो या O लिखा हो, बेस होता है। तो जो मेन कंसंट्रेटेड जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, तो ये वाले स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ये भी हमारे लिए काफी ज्यादा हार्मफुल होता है। शायद इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने ये भी बताया कि जो वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं, वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्केली। वैसे बेस का टॉपिक चलेगा, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन कोई नहीं, अभी भी समझ लो। एल्केली आपने कभी भी सुनो तो मतलब बेस से ही है, बस वो वाटर सोल्यूबल बेस है।
बाकी इसमें आपको समझ आ गया होगा कोरोसिव मतलब हमारे लिए काफी ज्यादा डेंजरस है। तो हमने ये पूरी 8 प्रॉपर्टी एसिड की खत्म कर ली। आई होप आपको सारी प्रॉपर्टी याद हो। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, सोर टेस्ट होता है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है H2 गैस बाहर जाती है, H2 गैस पॉप साउंड क्रिएट करती है। उससे नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कभी भी रिएक्शन करेगा CO2 वाटर बाहर निकलने हैं और सोल्ट बनेगा। CO2 बनने, CO2 के यूज बताए थे। CO2 का कहाँ यूज होता है कि वो क्या करता है, एक्सटिंग्विश कर देता है बर्निंग फायर को, लाइम वाटर को मिल्की करेगा और क्या इफरवेरेंस प्रोड्यूस होती है। फिर उसके बाद मैंने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का बताया कि उसे बेकिंग सोडा बोलते हैं। MgOH का होल ट्वाइस बताया जिसे बिल्कुल मैग्नीशिया बोलते हैं। ये एज एंटासिड यूज किए जाते हैं। फिर मैंने आपको CaO, क्विक लाइम ये सब बताया था। प्लीज ये सब बहुत अच्छे से देखना। ये पूछा जाएगा व्हाइट वॉशिंग के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज होता है, तो आपको बताना है CaO। और बाकी फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी तुम्हारी की जब मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है किसी एसिड के साथ, मेटल ऑक्साइड मीन्स बेस, तो क्या बनेगा, सोल्ट एंड वाटर। लेकिन CuO का कलर याद रखना है, ब्लैक कलर होता है। और CuCl2 जब बनता है तो ब्लू ग्रीन कलर उसका होता है। उसके बाद आपने एसिड बेस के साथ जब रिएक्ट करता है तो सोल्ट एंड वाटर बनता है। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपको याद रखना है बेस क्या होता है। बेस जिनके पीछे OH लिखा हो वो जनरली बेस होते हैं। तो उसके साथ रिएक्शन करता है, सोल्ट एंड वाटर बन जाता है। उसके बाद आपने क्या पढ़ा है कि 8 प्रॉपर्टीज की क्या थी कि एसिड का कोरोसिव नेचर होता है। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से देख रहे होंगे और आप समझ भी रहे होंगे। तो अब हम आगे चलते हैं। हमने 8 प्रॉपर्टी पढ़ ली। अब उसके बाद एसिड की केमिकली जो डेफिनेशन होगी वो हम पढ़ेंगे कि एसिड, सारे एसिड में कॉमन क्या होता है। तो सभी एसिड में कॉमन एक बात होती है कि जो वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं तो ये H+ आयन निकालते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से एक बात सुनना कि वाटर हमेशा वाटर के अंदर डिसॉल्व होने के बाद ही आयंस को निकालेंगे, वरना वो आयंस को नहीं निकालते। अगर वाटर ना हो तो एसिड अपना कोई एक्शन शो नहीं करेगा। AQ ये ही दिखाता है कि इसमें पानी है। तो जब इसमें पानी है तो पानी के अंदर ये H+ और Cl- में टूट जाएगा। इसी तरह से H2SO4 पानी मतलब AQ मतलब पानी में टूट जाएगा H+ और SO4 2- में, क्योंकि वैलेंसी है ये 2- इसकी वैलेंसी है। 9th में वैलेंसी थी, आपने पढ़ी होगी। HNO3 जब टूटेगा तो क्या बनेगा H+ और NO3-। तो और फिर उसके बाद है CH3COO, इसका भी H बाहर निकालता और ये बना CH3COO-। तो ये वाटर के अंदर ही आयंस में टूटते हैं, वरना ये नहीं टूटेंगे। और एक और बात कि जब भी आप लिखो ना कि H+ देते हैं तो H+ ऐसे करके लिखना। इसका क्या मतलब है, AQ का मतलब होता है वाटर, और जब ये H इसके साथ ऐड होता है तो क्या बन जाता है H3O+। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो ये जो इस तरह लिखा जाता है जरूरी है, आप ऐसे नहीं लिख सकते कि H+ निकल रहा है। H+ AQ लिखा जरूरी है क्योंकि पानी तुम उसमें जरूर दिखाओगे। तो H+ जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोनियम आयन निकालता है। तो वो जो एसिड को जब हम वाटर में डालते हैं तो वो क्या निकालता है, हाइड्रोनियम आयन निकालता है, मतलब H+ आयन। तो आपको ये बात याद रखनी है। एक रिएक्शन जो बार बार बोर्ड में भी आई है कि ये वाली कि HCl को अगर हम H2SO के साथ मिलाएंगे तो तुम्हें पता है, सीधे सीधे याद रखना, ये H2O इस H के साथ रिएक्ट हुआ, Cl बाहर, तो यहाँ पे बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन और ये Cl बाहर चली जाएगी। तो ये रिएक्शन काफी पूछी हुई है। तो हाइड्रोनियम आयन मतलब H+ AQ से मतलब है कि जब H3O+ बनेगा। ओके, बाकी अब इसमें मैं आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं कि जो लार्ज अमाउंट में क्या दे, H+ आयन दे। मतलब कि हम स्ट्रॉन्ग एसिड हम किसको बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होते हैं कि जो लार्ज अमाउंट में क्या निकाले, H+ आयन। क्या निकाले, H+ आयन। और वीक एसिड कौन से होंगे कि जो वाटर के अंदर घुलने के बाद
लेस अमाउंट में क्या निकाले, H+ आयन निकाले लेस अमाउंट में। लेकिन आप सोचोगे हम क्या उसमें डिसॉल्व करके देखेंगे, तो हाँ आप ऐसे नहीं देखोगे, आप इसको ऐसे याद रखोगे कि जो HCl होता है, H2SO4 होता है और HNO3, ये जो तीनों होते हैं ये आपके होते हैं स्ट्रॉन्ग, और बाकी जो भी बचा CH3 या व्हाटएवर कोई भी बचा वो आप उसको किस में डाल दोगे, वीक एसिड में। तो बस आपको ये पता होना चाहिए केमिकली कि स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलते हैं, वीक एसिड किसको बोलते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलेंगे, जो लार्ज अमाउंट में वाटर के अंदर घुलने के बाद हाइड्रोनियम आयन दे या H+AQ आयन दे, है ना। तीन याद रखने हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये क्या होते हैं तुम्हारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। बाकी जितने बचे वो वीक एसिड। ओके, अभी हमने पढ़ा कि सारे एसिड में कॉमन क्या होता है, H+ कॉमन होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होंगे, HCl, H2SO4, HNO3। फिर हमने बोला कि वीक एसिड कौन से होंगे, CH3, COOH या बाकी के जितने बचे। तो ये वाली चीज डिस्कस हो गई थी। अब उसके बाद हम कुछ रीजनिंग के जो क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि भाई क्या सभी जिस कंपाउंड में H होता है वो एसिड होता है, तो ऐसा नहीं होता। जो वाटर में घुलने के बाद H+ आयन देते हैं वो एसिड होते हैं। और आपको नहीं पता चलेगा तो आपको याद रखना है कि जो ग्लूकोज और अल्कोहल मीन्स शराब, इसे इथेनॉल भी बोलते हैं। तो ग्लूकोज और जो इथेनॉल होता है ये वाटर के अंदर H+ आयन नहीं देते, मतलब ये टूटते ही नहीं है। दे आर नॉट आयोनिक कंपाउंड, ये आयंस बनाते ही नहीं है। तो ये आयंस नहीं बनाते, इसकी वजह से ये कोई एसिडिक बिहेवियर भी शो नहीं करते, ना ही ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या चीज चाहिए कि उसमें आयंस बनने चाहिए, मतलब H बाहर निकलना चाहिए, आयंस बनेंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो आपसे ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा कि ग्लूकोज और अल्कोहल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ना ही एसिडिक बिहेवियर शो करते। क्यों नहीं शो करते, क्योंकि ये H+ में टूटते नहीं है। ओके, अब आगे चलते हैं। आपसे नेक्स्ट पूछा जाएगा डिस्टिल्ड वाटर और रेन वाटर, इनमें से कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और कौन नहीं करता है। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, डिस्टिल्ड मतलब बिल्कुल साफ पानी, साफ पानी में कोई भी एसिड नहीं होता, मतलब कि बिल्कुल प्योर वाटर है। तो प्योर वाटर है तो उसमें कोई वो आयोनिक कंपाउंड नहीं होता उसके अंदर। आयोनिक कंपाउंड से मतलब क्या, जिसमें आयंस बनते हो पॉजिटिव नेगेटिव या निकलता हो, जैसे एसिड H+ देता है। तो ये जो डिस्टिल साफ पानी होता है उसमें कोई आयंस नहीं होते, आयनिक कंपाउंड नहीं होते, तो इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्यों? क्योंकि रेन वाटर में कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3। ये कहाँ से बनता है, CO2 और वाटर जब ऐड हो जाते हैं आपस में तो ये कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, और इसलिए ये रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसमें एब्सेंस ऑफ आयन है और इसमें क्या है, प्रेजेंस ऑफ आयन है बिकॉज ऑफ कार्बोनिक एसिड। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्लूकोज और ये अल्कोहल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनके अंदर कोई आयंस नहीं है, कोई भी एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेंगे क्योंकि ये H+ नहीं देते। बाकी इसमें डिस्टिल्ड वाटर के अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनके अंदर कोई भी आयन नहीं है। और इसकी बात करें रेन वाटर की तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, आयंस होते हैं, इसके अंदर एसिड होता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि तुम्हें ड्राई लिटमस पेपर, ब्लू ड्राई लिटमस पेपर दिया गया और आपसे बोला इसमें HCl गैस पास कराओ, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि जो एसिड होगा वो अपना बिहेवियर कब शो करता है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। किसके प्रेजेंस में? वाटर के प्रेजेंस में शो करता है, वरना वो अपना बिहेवियर शो ही नहीं करता। ठीक है, तो ये आप बात याद रखोगे कि कोई चेंज नहीं होगा। अगर हम वेट लिटमस पेपर ले लें, वेट कर ले उसको, वेट लिटमस पेपर ले ले तो तब कलर चेंज हो जाएगा ब्लू से रेड में, वरना चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने ड्राई लिटमस पेपर भी ड्राई, गैस भी है, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जब वाटर लेंगे, हम वेट कर लेंगे लिटमस पेपर को, तब वो चेंज हो जाएगा। तो ये रीजनिंग में काफी पूछे जाएंगे, तो प्लीज आप इसको अच्छी तरह समझना और अपनी कॉपी में नोट डाउन करना।
अब एक चीज और बतानी है आपको, अगर हम कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं तो उसमें पानी मिला रहे हैं, तो तब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मतलब हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन बोल दो या H+ आयन कंसंट्रेशन पर वॉल्यूम डिक्रीज होगी। ओके, क्योंकि उसमें ऐसे कम होते जा रहा है, पानी मिलते जा रहा है, तो उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पर वॉल्यूम डिक्रीज होगी। आपको ये बात याद रखनी है। और स्ट्रॉन्ग वीक आपको याद हो जाना चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग होंगे और वीक कौन से होंगे? एसिटिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड्स। सल्फ्यूरिक स्ट्रॉन्ग है और सल्फ्यूरस वीक है, मतलब 3 जब लिखा होगा सल्फ्यूरस है। उसके बाद आते हैं इनके यूजेस। एसिड जो तुमने पूरे पढ़ लिए, इनके क्या यूज होते हैं? H2SO4 का कहाँ यूज होता है? पेंट, डाई, केमिकल, प्लास्टिक, इन सब में। इसका नाइट्रिक एसिड का कहाँ यूज होता है? तुम्हारा डिटर्जेंट, मतलब ये फर्टिलाइजर, डाई और प्लास्टिक में। और HCl का कहाँ यूज होता है? रिमूव करने में। जो ऑक्साइड की स्टील वाले ऑब्जेक्ट पे जब ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है तो उसको हटाने के लिए HCl का यूज किया जाता है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, लेदर इंडस्ट्री में यूज होता है। आप ये सब याद रखोगे। ये पूरा एक टॉपिक जो था एसिड का वो फिनिश हो गया है। ओके, आगे चल